मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाना। धन्यवाद संचालक महोदय। आज मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के इस जूलॉजी शाखा में उच्च शिक्षा को लेके चुनौतियां आदिवासी समुदाय की वर्तमान स्थिति, आदिवासी समुदाय साथ ही अन्य समुदाय के बच्चों के भविष्य को लेके मार्गदर्शन एक कार्यक्रम रखा गया और इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। आयोजन कमेटी को और पूरे यूनिवर्सिटी परिवार को मेरी ओर से धन्यवाद। आपने मुझे उस काबिल समझा। आप सबने ये आशा उम्मीद रखी कि इनको बुलाने से बच्चों में एक मोटिवेशन आएगा। यहाँ की समस्या आप लोग मेरे सामने रखी और मैंने अवश्य सुनी है और अवश्य समाधान की मंजिल तक ले जाने की मेरी कोशिश रहेगी। इस कार्यक्रम में उपस्थित साइंस और साथ ही सारे हमारे, मैं सोच रहा हूँ क्या बोलूं, एलएलबी के सारे स्टूडेंट, भविष्य के वकील, हमारे पूर्व प्रेसिडेंट साहब भाई अरविंद जी, बीपीएम की टीम और हमारे पत्रकार बंधु। मैं जयपुर था, भाई कमलेश जी ने बताया कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक कार्यक्रम मांग रहे हैं। मैंने कहा विषय क्या है, तो उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा और आदिवासी समुदाय की चुनौतियां और उसके समाधान के विषय पे चर्चा के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैंने कहा अवश्य मैं आऊंगा, क्योंकि मैं आप जैसी परिस्थितियों से ही निकला हूं और आपकी उम्र से ही निकला हूं, मतलब आपकी उम्र में ही हूं अभी भी। तो मुझे पता है कि हमारे उच्च शिक्षा अध्ययन करने वाले बच्चों के सामने क्या क्या समस्या आती है। हमारे पूर्व प्रोफेसर साहब ने सारी चीजें बताई कि यहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। मैं समझता हूं उन बातों को, समाधान भी कराएंगे हम लोग, कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से यही कहना है कि इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आपको दमखम के साथ, जोश जुनून के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है। अगर हमने ये मान लिया कि ये समस्या है, हमारे प्रोफेसर नहीं है, भौतिक सुविधा नहीं है, अगर ये चीज हमने दिमाग में डाल दी और फिर अपन लक्ष्य की ओर ध्यान ज्यादा नहीं दे पाएंगे, हमें ये लगेगा जीवन में हमें ये नहीं मिला, इसलिए हम उस लक्ष्य की ओर नहीं पहुंच पाए। क्योंकि आपका समय निकल रहा है, वो समय रुक नहीं रहा है। असुविधा तो है, उसी जगह रहेगी। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिसने ये मान लिया दिमाग में कि मेरे पास सुविधा नहीं है तो मैं रुक जाता हूं, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है। कई मैंने ऐसे उदाहरण देखे, आईएएस बने राजेंद्र जी कटारा, उनके बारे में मैंने सुना और उनके बारे में उनसे भी मेरी कई बार बात हुई। इतने असुविधाओं में उन्होंने अध्ययन किया, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि मुझे आईएएस बनना है। उन्होंने भी शुरुआत में वहां सरकारी कॉलेज स्कूलों में ही पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि मुझे आईएएस बनना है। अगर ये दिमाग में सोचते कि मेरे वहां टीचर नहीं है, मेरा परिवार सक्षम नहीं है, मैं डूंगरपुर उदयपुर से दूर हूं, ये अगर मन में ठान लिया होता तो आईएएस नहीं बनते। मेरे परिवार में मैं जब दिल्ली गया, जयपुर जब गया, पिछली बार राजस्थान के अंदर सबसे कम उम्र का विधायक मुझे बनने का अवसर मिला।
और इस बार राजस्थान से सबसे कम उम्र के सांसद के रूप में चुन के जाने का अवसर मिला। और टोटल जो 543 जो सांसद हैं, इनमें भी हम मेरा नंबर चौथे नंबर पे है भी, सबसे कम उम्र। तो सब मुझे पूछते कि कैसे हुआ? आपके परिवार में कोई पहले मिनिस्टर होगा, पहले एमएलए होगा, कोई एमपी होगा, या बड़े बिजनेसमैन के बच्चे होंगे आप, या बड़े अधिकारी के बच्चे होंगे। 99% इसी तरह का सवाल किया लोगों ने मेरे से कि आपके परिवार में पहले मिनिस्टर थे, पहले एमएलए थे, एमपी थे। 99% जब इस कम उम्र में मैं चुन के गया तो सबने यही सवाल किया और सबने इसी दृष्टि से मुझे देखा कि इनके परिवार में कोई न कोई होगा। तो मेरा भी जो शुरुआती संघर्ष रहा है कि मेरे परिवार में कोई नहीं था। मेरे दादी जी कभी वार्ड पंच बने थे, एक बार पूरे परिवार में सिर्फ वार्ड पंच बने थे। मैं इसी मंच से मेरी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे उस काबिल समझा और मुझे यहां तक पहुंचाया। 84 और डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता, इसमें से यहां पर भी कई बच्चे हैं जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। और मैं कोशिश करता हूं हर बार मेरी क्षमता अनुरूप कि मैं जितना इस एरिया के लिए बेहतर कर सकूं, हमारे युवाओं के लिए बेहतर कर सकूं। तो मैंने बात जो शुरू की थी कि असुविधाओं के बावजूद भी हमें हमारा लक्ष्य नहीं भूलना है। हमारे लक्ष्य में असुविधाएं को नहीं लाना। असुविधा है, मानता हूं मैं, है, हम इस असुविधाएं है, उसका समाधान होगा। लेकिन आपके दिमाग में ये डाल दिया कि मेरे असुविधा है इसलिए मैं नहीं कर सकता हूं, तो नहीं जमेगा। मैंने भी शुरुआत में या मेरे साथियों ने मुझे ये दिमाग में डाल दिया होता कि अपने परिवार में कोई नहीं है, पहले राजनीतिक में न हमारे पास पैसा है। मैं 2013 में कॉलेज प्रेसिडेंट बना। मैं इसके बाद बीपीएम का प्रदेश संयोजक रहा। तो बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाता, कई बार हमने 5-5 किलोमीटर तक धक्का मारा है बाइक का। और पहली बार एमएलए का चुनाव लड़ा तो वही चीज आई थी कि ना तो परिवार में कोई सक्षम है और नहीं पैसा है। ये समस्या थी मेरे सामने। लोग मेरे साथ में थे, लेकिन दो समस्याएं थी कि ना तो परिवार में कोई पहले से पॉलिटिक्स में है या कोई अधिकारी में है। सिस्टर जरूर थे मेरे, लेकिन उनका एक ही था कि तू पढ़ाई कर और नेता नहीं बनना है, अपने तो अधिकारी कुछ बनना है। अगर हमने ये मान लिया होता कि मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरी पहुंच नहीं है, तो हम आज आपके बीच में, आपके सामने ये मेरा आइडियल नहीं बन पाता। तो सबसे पहले दिमाग में डाल देना है कि हमारा जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है। असुविधा है उसको समाधान हम लोग कराएंगे, लेकिन आपके दिमाग में डाल देना है आज से कि आपका लक्ष्य पूरा करना है। शिक्षा की बात करें, किसी भी समाज, किसी भी देश की भविष्य निर्माण में सबसे बड़ी या सबसे नींव कही जाती है, नींव का पत्थर है। किसी भी समाज का उद्धार शिक्षा के माध्यम से हो सकता है, किसी भी देश, किसी भी इलाके का उद्धार शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। एजुकेशन नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। आप कितने स्मार्ट हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितने ज्ञानी हो वो इंपॉर्टेंट है। आज हम देखते हैं जिस तरह से हमारे बच्चे बिना कोई प्लान से चलते हैं, और इसमें हम हमारी भी कुछ पॉलिटिकल लीडर या सरकार की भी कमियां मानते हैं कि हम कैरियर गाइडेंस को लेके इस इलाके में जागरूकता नहीं कर पाए। जब 12वीं पास करते हैं तो बच्चे हमारे ये सोचते हैं पड़ोसी ने क्या लिया, आर्ट्स ली, ठीक है मैं भी आर्ट्स ले लेती या ले लेता हूं। भाई साहब क्या कर रहे हैं, एलएलबी, चलो मैं भी एलएलबी कर लेता हूं। उन्होंने साइंस ली, चलो मैं भी साइंस ले लेता हूं। लगभग 60-70% यही मानसिकता से लेते हैं कि मेरा रिश्तेदार, मेरी सहेली, मेरा दोस्त, मेरा क्लासमेट या मेरा भाई उसने ये किया।
हमें कुछ करना है तो कम से कम 8 से 10 साल का पैकेज बनाना है, एक योजना बनानी है कि मुझे इस रास्ते पे चलना है और मुझे 7 से 8 साल मेहनत करनी है और मुझे परिणाम 9 या 10 साल बाद मिलेगा। उस प्लान से एक पैकेज बनाना पड़ेगा, एक योजना बनानी पड़ेगी कि मैं बीएससी कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं इस लाइन में जाऊंगी, भविष्य में मुझे 3-4 साल बाद मुझे इस मुकाम पर पहुंचना है, ये प्लान बनाना पड़ेगा। देखा है कुछ लोग 2 घंटों का प्लान बनाते हैं कि आगामी 2 घंटों में मुझे क्या करना है। कुछ लोग 2 दिन का प्लान बनाते हैं कि आगामी 2 दिनों में क्या करना है। हमारे जैसे नेता 7-8 दिन का प्लान बनाते हैं कि आने वाले 7-8 दिन में हमें कहां कहां जाना है, क्या क्या कार्यक्रम करना है। और मेरा मानना है कि बच्चों को कम से कम 7-8 साल का प्लान बनाना पड़ेगा कि मैं यहाँ ये सब्जेक्ट लेके मैं इस लाइन में अध्ययन कर रहा हूं, भविष्य उसका ये रहेगा और भविष्य में मैं इस मुकाम पर पहुंचूंगी। और बीच में थोड़ा बहुत मिल जाए तो वहां घुस मत जाना। एक प्लान बना के चलते हैं, बीच में छोटी मोटी उपलब्धियां हासिल हो जाती है। अगर किसी ने आरएस बनने का, किसी ने प्रोफेसर बनने का लक्ष्य लिया है, आप उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हो सारी चीजें, और पटवारी की गई भर्ती निकल गई और भर दिया फॉर्म और मिल गया, तो वहां घुस जाते हैं। मैंने देखा है बहुत बार। और गुरुजी एमएससी किए हुए, पीएचडी किए हुए कई लड़के देखे, 3rd ग्रेड की भर्ती आ गई, भर दिया, साइंस में फटाफट कट ऑफ जाती है बहुत छोटी सी, और मैथ साइंस की बहुत कम जाती है, 3rd ग्रेड लग गए। और जो एक प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहा था, वो भाई हमारा ग्रामीण इलाके में बच्चों को पोषाहार खिला रहा है, टाइम पोषाहार खिलाने का और एबीसीडी अनार का सिखाने का। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारी। और उसने जो मेहनत की थी और 5 साल बाद उसको पूछेंगे तो उसने जो पढ़ाई कर रखी है तो लगभग शायद सारा जीरो हो जाता है। तो लक्ष्य हासिल कर रहे हैं, आईएएस का किया तो आरएस तो बनना ही पड़ेगा, प्रोफेसर का किया है, कॉलेज व्याख्याता का किया है तो स्कूल व्याख्याता लास्ट बनना ही पड़ेगा। आप 3rd ग्रेड पटवारी वो नीचे वाले भाइयों के लिए छोड़नी है, जो बिल्कुल गांवों में बिल्कुल बेचारे मुश्किल से बीएससी बीएड कर रहे हैं, उनके लिए छोड़नी है। यही चीज देखी हमने, पुलिस भर्ती 3 से 4 साल का डाटा अगर निकाल के देखें तो एमएससी किया हुआ बंदा कांस्टेबल बन रहा है और 2 साल बाद वापस छोड़ रहा है। डूंगरपुर में लाइब्रेरी है, तो पुलिस लाइन के अंदर से कम 30-40 बच्चे पढ़ने आ रहे हैं जो कांस्टेबल है, नहीं जम रहे हैं। अब वो लगेंगे इसमें से कुछ एक, इनका भी समय बिगड़ा, किसी और को अवसर मिल रहा था वो भी खाया। तो आप, हमारे यहां एक चीज है, इंटेलिजेंट बहुत है हम, लेकिन धैर्यता भी नहीं, धैर्यता रखनी पड़ेगी। अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड तक छोड़ दूंगी, मैं तो यही प्राप्त करूंगी, यही प्राप्त करूंगा। तो वो एक आपके दिमाग में डालना है कि मुझे वो जाना है तो वहीं जाना है, मुझे छोटे एग्जाम में भरना ही नहीं है। सारे देखते हैं, जो प्रोफेसर कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहा है वो पटवारी भी भर रहा है, 3rd ग्रेड भी भर रहा है। मतलब हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ये हुआ, हमें अपने आप पे भरोसा नहीं है, ये हुआ। डर तो नहीं रहे हो क्या सोच रहे हो? सुन रहे हो क्या? समझ नहीं रहोगे? तो ये चीजें हमें टारगेट लेके चलना है। मैं विधायक था उस दौरान, दिल्ली का मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र के बच्चों का टूर करवाया था। इस बात का समझना आप, तो हमने टूर कराने से पहले मैंने मैसेज ये दिया था कि जो भी फर्स्ट डिवीजन पास होगा 10th और 12th के ब्लॉक के 10 टॉपर को मैं दिल्ली विजिट कराऊंगा हवाई जहाज से। अगर मैं जेएनयू की विजिट कराऊंगा यूं कहता, या मैं दिल्ली संसद भवन की विजिट कराऊंगा या साइंस म्यूजियम की विजिट कराऊंगा, ये बोलता तो इंटरेस्ट नहीं आता। मैंने क्या बोला था? हवाई जहाज से विजिट कराऊंगा। तो बच्चों ने पढ़ाई की, अच्छे लड़के सामने आए। मैं 40
40-45 लड़के लेके गया था। तो इनमें जब हम 3 दिन का प्लान बनाया था, बच्चों को जब बुलाया डूंगरपुर मेरे मकान गांव में, सबसे पहले उनसे परिचय पूछवाया और एक प्रतिवेदन लिखवाया। परिचय पूछवाया, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, और उनको उद्देश्य पूछा का बड़ा बन के क्या करना चाहते हो। तो जब गए उस दौरान सबसे पूछा, सबने अपना नाम परिचय दिया और क्या बनना चाहते हो वो बताया। किसी ने पटवारी, किसी ने कांस्टेबल, किसी ने टीचर, किसी ने कंपाउंडर, किसी ने डॉक्टर, ये चीजें। 3 दिन दिल्ली हमने विजिट करवाया, संसद भवन, साइंस म्यूजियम, जेएनयू, डीयू, सारी अच्छी चीज जगह पर जहां से मोटिवेशन उनको मिला। हमने कुछ नहीं बोला। 3 दिन बाद वापस उसी हॉल में भी ने बिठाया और इसी हॉल में बिठा के फिर बच्चों से पूछा, आपका नाम बताओ, डिटेल बताओ और आप क्या बनना चाहते हो। तो जो कॉन्फिडेंस आया 3 दिन बाद और जो उन्होंने उद्देश्य बताया, जब गए तब उद्देश्य अलग था और वापस आके बताया तब उद्देश्य अलग था। एक का भी मैच नहीं हुआ, एक का भी। 45 लड़के थे, 45 लड़कों ने जब गया तब उनके परिचय के दौरान जो कॉन्फिडेंस था और परिचय शुरुआत में गए तब उनका उद्देश्य था, वो रिटर्न आए 3 दिन बाद, तब उनसे पूछा तो परिचय के दौरान जो कॉन्फिडेंस चेंज बिल्कुल और उद्देश्य चेंज बिल्कुल। मैं सेलेक्टेड, क्योंकि मैं भी कॉलेज में रहा, मेरे अधिकतर मित्र सर्विस में हैं, तो अच्छे जो 1-2 सेकंड ग्रेड लेवल के टीचर थे उनको साथ में लेके गया था मैं। तो हमने पहले से प्लान बनाया था कि कितना चेंजिंग आता है, तो वापस आके कराया। फिर हमने मैच किया तो 45 बच्चों का उद्देश्य चेंज। हमने कुछ नहीं कहा और उन बच्चों को बताया भी नहीं था कि हम ऐसे करने वाले हैं। जो गए उस दौरान कह रहा था मेरे को टीचर बनना है, और वही बच्चा वापस आके कह रहा है मुझे नेवी में जाना है। वही बच्चा कह रहा है मुझे एसएससी की तैयारी करनी है। वही बच्चा कह रहा है मुझे प्रोफेसर बनना है। 3 दिन में फर्क आया और हमने कुछ नहीं बताया था। हमने बात छुपा रखी थी ये कि हमारे बच्चों में कितना चेंजिंग आता है। अब समझ सकते हो, जुनून है, इंटेलिजेंट भी है, बस मार्गदर्शन की कमी है और धैर्यता की कमी है। तो मार्गदर्शन का काम हम लोग करेंगे, लेकिन धैर्यता तो आपको रखनी है। और मैं धैर्यता रखूंगा, आप धैर्यता नहीं रखो, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए, और आप उस स्टेज पे हो कि आप आपके गांव के बच्चों को, आपके परिवार के बच्चों को मोटिवेशन कर पाओ। आप उस लेवल पे हो कि आप 100-200 लोगों को, 200 बच्चों को और मोटिवेशन कर पाओ, उस स्टेज पे हो। आज परिपक्व हो आप सब। और एक सबसे बड़ी कमी देखी कि हम हमारे गांव में जाते हैं अभी छुट्टियों के दौरान या कभी भी, लेकिन हमारे गांव की स्कूलों को नहीं देख पाते हैं। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी जाएंगे अपने गांव की स्कूलों में, जाके मोटिवेशन करेंगे 1-1 घंटा। आपको जरूरत है वो हम लोग और प्रोफेसर साहब देंगे, और उन बच्चों को जो गांव में है, जो स्कूल में पढ़ रहा है, उसको जो जरूरत है वो आप दोगे। क्योंकि आज बच्चों को नहीं पता है क्या करना है। साइंस ले लिए लेकिन 12वीं के बाद में क्या करूंगा नहीं पता है। ऐसे ऐसे चेंजिंग आ रहे हैं, जैसे कि आपकी नीट में जा रहे थे साइंस वाले बच्चे, नीट में एमबीबीएस फिर बीएमएस, वो आयुर्वेद में जा रहे थे। अभी चेंजिंग हुआ है कि आयुर्वेद में जाना है आपको तो संस्कृत लेना कंपलसरी है। ऐसा ही है शायद, अभी चेंजिंग आया है कि आपको आयुर्वेद में जाना है, आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में जाना है तो आपको संस्कृत लेना कंपलसरी है। बीएससी फर्स्ट ईयर से बिल्कुल सही पाने जाना समझ। अब मैं मुझे जहां तक जानकारी है कि 70-80% बच्चों को जो भी 12वीं में पढ़ रहे हैं उनको ये नहीं पता है कि मुझे इसमें जाना है तो मुझे ये लेना पड़ेगा, मुझे इस रास्ते पे चलना पड़ेगा। वो जानकारी नहीं है, तो वो जानकारी आपको देनी है। अब समय काफी हो रहा है, आप कोई छोटे नहीं हो,
आप कोई कमजोर नहीं हो, आप कोई कमजोर नहीं हो। और मैं समझ रहा हूं लगभग सब 20 साल से लगा के 30 साल के बीच में होंगे। और ये युवा अवस्था है, ये युवा अवस्था है। और देश के इतिहास के पन्नों पे जाएंगे तो इस देश में अगर क्रांति की है तो इसी एज के लोगों ने ज्यादा की है। हम जिनको आइडल मानते हैं, हम जिनको आइडल मानते हैं, भगत सिंह जी को देख लो, बिरसा मुंडा को देख लो, जितने भी जो क्रांतिकारी रहे हैं, आजादी में अगर सबसे बड़ा योगदान रहा है बुजुर्गों का भी रहा है, नो डाउट। लेकिन एक बड़ा चेंजिंग आया है, वो 20 से 30-35 साल के जो लोग हैं वो बड़ा चेंजिंग लाते हैं। अंग्रेजों से हो, मुगलों से हो, राजा रजवाड़ों से हो, या वर्तमान देश के अंदर भी देखें, हर प्रकार में चेंजिंग लाने का काम युद्ध करता है, सत्ता पलटता है युद्ध। तो आने वाला भविष्य कैसा होगा वो हमारे हाथ में है। हमें हर प्रकार से एक्टिव रहने की जरूरत है, राजनीतिक पॉलिटिकली दृष्टि से भी एक्टिव रहने की जरूरत है। और राजनीतिक के लिए कहा जाता है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, प्रेसिडेंट रहा था, तो कई बेचारे बच्चे चुप चुप आते थे, देखते थे ये राजनीतिक वाले लड़के हमको देख नहीं ले, कहीं नारे लगाने नहीं ले जाएंगे। यहाँ पर भी होता होगा। जब हम कॉलेज में जाते थे तो कई लड़के सुमसाम चुपके से चले जाते थे, और उनको आज भी देख रहे हम। अगर वो अधिकारी भी बन गए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो पढ़ के किताब पढ़ के अधिकारी बन गया जरूर है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। वो रोज अपने सुपर अधिकारियों से डांट खाता है, वो रोज दम घुट घुट के जीता है, और रिटायरमेंट तक दम घुट घुट के जिएगा वो। और रिटायरमेंट तक सोचेगा कि मेरे कई सर्विस बुक बिगड़ नहीं जाए। तो कॉलेज लाइफ में जो सीखने मिलता है, और कॉलेज स्टूडेंट हम लोग प्रयास करेंगे कॉलेज के अंदर चुनाव होने चाहिए, वो भी आपके जीवन का एक पार्ट है। हम लोग भी रहे, पढ़ने में भी हम काफी इंटेलिजेंट थे। मैं जहां तक मानता हूं कि सामाजिक व्यवस्था, पॉलिटिकली व्यवस्था अपने ग्रोथ में कहीं बाधक नहीं है, वो सहायक है, वो सहायक चीजें। तो हम कोशिश करेंगे चुनाव वापस हो, ताकि स्टूडेंट लीडरशिप पद पे अन्य देशों की अगर स्टडी करते हैं तो स्टूडेंट काफी एक बोल्ड रहते हैं, सब छात्रों से डरते हैं। सत्ताधारी लोग हो, हमारे जैसे नेता हो, सब किससे डरते हैं? छात्रों से। इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे। और आप सबने हमारी बात को सुना, मैं सोच कर बहुत कुछ आया था। आपको गांवों में जाके काम और करना है। बच्चों के जो खान पान, हमारे इलाके ट्राइबल इलाके के अंदर सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि खान पान बिल्कुल चेंजिंग हो गया है। हमने मक्की की रोटी, उड़द की दाल, सीएल की भाजी को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, और वीआईपी दिल्ली के आसपास की होटलों ने उसको वीआईपी फूड मान लिया है। प्रकृति चक्र घूम रहा उल्टा। जो हम 20 साल हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा करते थे, वो वीआईपी लोग करने लग गए। और जो पहले वीआईपी करते थे, जिनको उस समय 20 साल पहले अच्छा लगता था, पॉपकॉर्न, कुरकुरे, यही चीजें, उन्होंने छोड़ दिया, हम उसकी ओर जा रहे हैं। तो शारीरिक रूप से गांवों में काफी दिक्कत आ रही है। तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक स्कूल में जाके मोटिवेशन करें, खान पान को लेके, कैरियर गाइडेंस को लेके, और फिजूल खर्चे को लेके। और मैनेजमेंट हमारा भी नहीं है, हमारे अभिभावक का भी नहीं है। मैनेजमेंट, आर्थिक मैनेजमेंट सबसे गड़बड़ाया है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में। सभी माइक्रो फाइनेंस में फंसे हुए हैं। मुझे आप यहाँ जो बैठे हैं, इनमें से भी 80% के माता पिता ने माइक्रो फाइनेंस से लोन ले रखा होगा, समूह वाला लोन। 27 से 28% ब्याज। जिसका बच्चा एलएलबी कर रहा है, जिसका बच्चा साइंस से एमएससी कर रहा है, और उसके माता पिता अगर उस माइक्रो फाइनेंस में फंसा हुआ है, तो मैं जहां तक समझता हूं कि उस माता पिता को, उस बच्चे को पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं निकला। उसकी जिम्मेदारी इस बच्चे की है जो एलएलबी कर रहा है, जो कॉलेज कर रहा है।
पढ़ा लिखा बच्चा है, उसकी जिम्मेदारी है कि माता पिता क्या कर रहे हैं, ऐसे भ्रम जाल में फंस रहे हैं जिससे उनका आर्थिक मैनेजमेंट गड़बड़ाया है। घर के अंदर सामान ला रहे हैं किराना का, एक्सपायरी डेट का आ रहा है और घर में पढ़ा लिखा बच्चा है और वो ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसका पढ़ना या नहीं पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं किताब से ही पढ़ना है हमको।